इट्स कंप्यूटर। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे पास ना अक्सर कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमें ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब मैंने आपको पढ़ा रहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सीरीज है ना, कैटरीना ने कार्मांगी ऑल्टो, ये जो सारे मेटल्स है ना, हम इनको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको हम प्योरली एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए जरिए करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड यूज करते हैं। नाउ व्हाट द हेल इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या चीज है भाई? पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास ना इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड when molten or in aqueous solution by the passage of electric current। बड़ी बात क्या है? by the passage of electric current। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तोड़ रहे हैं कैसे, किस यूज से? by the passage of electric current के जरिए। ठीक है, अब देखो मेरे पास ना यहाँ पे दो बातें यूज हुई हैं। देखो, बाय एन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन। आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, अगर सपोज करो ये NaCl है। NaCl क्या चीज है भाई? NaCl हमारा नमक है जो हम लोग घर में खाने में यूज करते हैं ना, टेबल सॉल्ट। दैट इज NaCl। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? वो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वो किसी और स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हम ना चाहते हैं कि भाई, मैं चाहता हूँ जैसे अब सपोज करो ये Na+ का आयन है और ये Cl- का आयन है। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड टुगेदर हैं, सारे सारे आयन्स जो हैं। अब मैं चाहता हूँ सारे अलग अलग हो जाएं। ठीक है, सारे आयन्स अलग अलग हो जाएं। तो मैं चाहूंगा भाई मेरा Na इधर आ जाए, Na अलग हो जाए, यानी Na+ अलग हो जाए और Cl- अलग हो जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं उसके लिए दो तरीके कर सकता हूँ। पहला तरीका ये है कि मैं इस NaCl को डाल दूं, एक चम्मच नमक डाल दूं पानी के अंदर। ठीक है, डाल दूं पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दूं। जैसे ही मैं इसे वाटर के अंदर डालूंगा ना, तो क्या होगा, वाटर के अंदर डालते ही मैं कहूंगा अब ये एक्वस स्टेट में है। ठीक है, एक्वस स्टेट में है। तो अब इसके आयन्स अलग अलग हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है कि मैं इस नमक को लूं, एक चम्मच नमक को लूं और शदीद टेम्परेचर में डाल दूं। ठीक है, फर्नेस के अंदर डाल दूं, इसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दूं कि वो मेल्ट हो जाए। फिर वो क्या स्टेट है? फिर वो मोल्टन स्टेट है। ठीक है, वो क्या स्टेट है? मोल्टन स्टेट है। मुझे बताओ, एक्वस करने का या मोल्टन करने का मकसद क्या है? मकसद मेरा सिंपल ये है कि जो मेरे आयन्स है ना, जो मेरे Na+ के और Cl- के आयन्स जो हैं, यानी प्लस माइनस के जो आयन है, वो फ्री टू मूव हो जाएं, वो मूव करना शुरू कर दें आसानी से। ठीक है, अभी देखो सॉलिड के अंदर, मुझे बताओ सॉलिड के अंदर सारे टाइटली पैक्ड टुगेदर हैं। आप सबने वो पढ़ा हुआ है, उसका क्या, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको पता है कि जितने भी सॉलिड्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड टुगेदर है। मैं उनको अलग कैसे करूं? उनको अलग करने के लिए मैंने इसको या तो एक्वस सॉल्यूशन में लूंगा या तो मोल्टन सॉल्यूशन में लूंगा, ताकि मेरे जो आयंस हैं, आयंस जो हैं वो हों फ्री टू मूव, आयंस फ्री टू मूव। ठीक है, मेरे आयंस मूव करने के लायक हों, सॉलिड में मूव नहीं करेंगे। और बताओ मैं आयंस को क्यों मूव करवाना चाहता हूँ? आयंस को मूव इसलिए करवाना चाहता हूँ क्योंकि बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मुझे इलेक्ट्रिक करंट के जरिए तोड़ना है। अगर मेरे आयंस मूव ही नहीं होंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होगा भाई? समझ रहे हो? अब देखो इसकी ना एक एग्जांपल ये लो, कभी ना घर में थोड़ा एक गिलास पानी लो, पानी भी नहीं, जो हमारे AC से पानी गिरता है ना, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। अब वो वाला पानी लो और उसके जरिए करंट पास करने की कोशिश करो, पता करंट पास नहीं होगा। जैसे ही आप उसके अंदर एक चम्मच नमक मिला दोगे, उस पानी के अंदर एक चम्मच नमक डाल दो और अब करंट पास करने की कोशिश करो, आपका करंट पास हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन अब अगर मैं सिर्फ एक चम्मच नमक लूं, सॉलिड नमक, और उसके जरिए मैं कोशिश करूं कि मेरा करंट पास हो जाए, तो बताओ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब देखो इसका थोड़ा सा समझोगे किस तरीके का होता है। हमारे पास ना एक नीचे टब होता है। अब ये टब किसी की भी चीज का भी ले सकते हैं हम बीकर ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। हम इसके अंदर एक सॉल्यूशन डालते हैं, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। हम इसके अंदर दो बार्स यूज करते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के होते हैं, ठीक है, और इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये करंट पास कर सकें। मतलब मैं ये कोई मेटल नहीं ले सकता, ओ, मैं अपना इलेक्ट्रोड किसी प्लास्टिक का नहीं ले सकता, ठीक है, मैं वुड नहीं ले सकता, मैं सिर्फ वो चीज लूंगा जो कि करंट पास कर सके, करंट को पास कर सके, ठीक है। जैसे हम यूज करते हैं ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं प्लेटिनम को, ठीक है, प्लेटिनम को, या किसी भी अदर मेटल को, किसी भी मेटल को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे सिलेबस में दो मेन मेटल्स हैं जो कि हम यूज करेंगे, और उन मेटल्स को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास ग्रेफाइट है और प्लेटिनम है। तो हमारे पास क्या है? चलो मैंने आगे लिखा हुआ शायद, अभी रुको, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब देखो, मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड वो है, इज अ कंडक्टर ऑफ इन ग्रेफाइट और प्लेटिनम और एनी अदर मेटल दैट अलाउज करंट टू गो इन और आउट ऑफ इलेक्ट्रो इन एंड आउट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब आप बोलोगे कि भाई जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो मेटल नहीं है, ग्रेफाइट तो मेटल नहीं है, तो ग्रेफाइट कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है? भाई आप सबको याद नहीं है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ओहो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर ना एक आयन फ्री होता है। ये कुछ ऐसा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास जो आयन्स होते हैं ना, एक एक, एक सेकंड, जो हमारे पास एक कार्बन है ना, एक कार्बन, समझो ये एक कार्बन है, ये तीन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जबकि एक कार्बन चार से बॉन्ड बना सकता है। तो उसका जो यहाँ भी कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ पे एक और कार्बन अटैच होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे ना क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फारिग होता है, वो किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा करंट कैरी करता है। हम जो पेंसिल्स यूज करते हैं ना, उस पेंसिल्स की जो निब्स होती हैं वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं किसी एटम की बात करता हूँ, जो कि ये बात मैं आपको हजार दफा बता चुका हूँ, अगर मैं Na लेता हूँ, Na के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? Na के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर एन 10 कह रहा हूँ, सॉरी, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जाया कर दे, तो अब उसके पास कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम कहते हैं जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। तो मैं इसे कहता हूँ Na+, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन हो गया, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ कैट आयन, कैट आयन। कैट आयन का मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। और अगर कोई एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, सपोज करो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब उसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये बनेगा क्लोरीन माइनस, मतलब कि इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है। तो इफ एन एटम gains an electron, it becomes a negatively charged ion known as an anion, ठीक है। Is this clear? I hope it is clear. अब देखो, हमारे पास एक ट्रिक है जो कि बहुत सारे बच्चे ना, इंक्लूडिंग मी, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैट आयन कौन सा वाला है और एन आयन कौन सा वाला है। आप सिर्फ याद कर लो कि कैट आयन, आपके इसमें क्या टर्म आ रहा है? कैट, ठीक है। कैट के पास क्या होता है? पॉजिटिव, पॉज, कैट कैट के बाद क्या होता है? पॉज होते हैं। तो आप सिंपली याद करो, कैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, PAW, पॉज, ठीक है। इज दिस क्लियर? एन आयन में आप याद कर लो, यहाँ एन आ रहा है और नेगेटिव में एन आ रहा है। एन आयन को याद ना भी करो तो मसला नहीं है, सिर्फ एक याद कर लो कि कैटायंस में पॉज आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉज का मतलब क्या है? कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर? अब देखो, हमारे पास ना, हमने जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको भी कुछ नाम दिए हुए हैं। जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना मेरे पास, मैंने इनको भी नाम दिए हुए हैं। जो मेरे पास पॉजिटिव एनो, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, मैं उसे कहता हूं कि ये एनोड है, ठीक है। क्या कहता हूं? एनोड, ANODE। जो मेरे पास कैथोड है, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका नाम क्या है? कैथोड। अब याद रखो, याद कैसे करें भाई कि एनोड पॉजिटिव है या कैथोड पॉजिटिव है? सिंपली एक टर्म याद करो, पैनिक,
पैनिक, ठीक है, PANICE, पैनिक। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, ठीक है। याद हो जाएगा आसानी से। ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये याद रखा करो। ये मेरी पर्सनल ट्रिक्स हैं जो कि मुझे याद, जिसकी वजह से मुझे याद है चीजें, ठीक है। तो मेक श्योर इन ट्रिक्स का यूज किया करो। एनीवेज, अब एक बात याद रखो कि आपको एक सिंपल रूल तो पता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे पास कैथोड क्या है? कैथोड क्या है मेरा? कैथोड है मेरा नेगेटिव। कैथोड क्या है मेरा? नेगेटिव है। तो मैं कहूंगा कैथोड जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। समझ आ रही है? जो मेरा कैथोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। वो किसको अट्रैक्ट करेगा? वो पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रोड करेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये नेगेटिव बार है, ठीक है, नेगेटिव का। अब इसके अंदर Na+ है, यानी अगर मैं NaCl लेता हूँ, NaCl था, ठीक है, मैंने उसे पानी में डिसॉल्व करके अंदर डाल दिया। तो अब मेरे यहाँ पे Na+ के आयन होंगे और Cl- के आयन होंगे। तो जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? Na को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या याद करना है? कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को, कैटायन, यार कैटायन को छोड़ दो, मैं भी हटा रहा हूँ इसे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज एनायंस को करेगा। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव बार है, मेरे पास Na+ है और Cl- है, तो Cl- यहाँ जाएगा, ठीक है। यानी क्लोरीन के जितने भी आयंस होंगे वो पॉजिटिव एनोड के पास जाएंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझना है, ठीक है, कुछ समझना है, बड़ी बहुत गौर से सुनो ये बात जो मैं कहने वाला हूँ अब। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास ना Na+ है और Cl- है। इसका मतलब बताऊं क्या है? इसका मतलब है कि Na has lost an electron, Na has lost an electron, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्लोरीन हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत समझने की बात है। अब देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, क्या वो अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस निकालेगा? अगर क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस निकाल ले तो वो सिंपल क्लोरीन बन जाएगा, यानी जो उसकी पहले का स्टेट था, जो उसका न्यूट्रल स्टेट था, ठीक है, वो सिंपल क्लोरीन बन जाएगा। सिमिलरली ये जो एक आयन है अगर ये Na वापस गेन कर ले तो Na सिंपल वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन है, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो होगा क्या देखो, सपोज करो मेरे पास ना Cl- यहाँ आता है, Cl- यहाँ आता है। वो जो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया हुआ था ना, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन वो देगा यहाँ पे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो पॉजिटिव ले लेगा, पॉजिटिव एनोड उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, वो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, रुको, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से जाएगा ऐसे छीयूं, रुको, हम्म, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमता 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 ऊपर जाएगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया, ठीक है। फिर वो ये वायर्स के थ्रू कैरी हुआ और यहाँ पे आएगा वो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो भी एटम होगा, सपोज करो अभी के लिए सपोज करते हैं, ये बात एग्जाम्पल याद नहीं करना जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सपोज करो यहाँ पे Na+ था, Na+ था, Na+ को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका ओरिजिनल स्टेट पूरा हो जाए। वो एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से ले लेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो यहाँ से घूमता घूमता वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और Na के ऊपर से ये हट जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। जो ये मेरे पास एनायन है, यानी जो नेगेटिव आयंस हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको, एनोड को, ठीक है। यानी जो नेगेटिव, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? इसको दे दिए। वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी आउट होके जाएंगे, घूम के जाएंगे नेगेटिव तक, और नेगेटिव से फिर वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है।
अभी बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होगा। ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म है इनर्ट इलेक्ट्रोड की। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट का क्या मतलब है? इनर्ट बेसिकली वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है। मतलब क्या है इस बात का कि भाई अगर मैं ग्रेफाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं करंट कैरी कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि भाई मेरा ग्रेफाइट ही डिसॉल्व होना शुरू हो जाए, मेरा ग्रेफाइट ही ब्रेक डाउन हो जाए। मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन लूँ, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लूंगा जिससे, जो बेसिकली रिएक्शन में पार्ट ना ले, जो बेसिकली रिएक्शन में पार्ट ना ले। ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ उसे, उसे कहता हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोड। हमारे सिलेबस में दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है प्लेटिनम, एक है ग्रेफाइट। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ भाई, मैं एक इलेक्ट्रोलाइसिस का काम कर रहा हूँ और मैं इसके अंदर ये मेटल यूज करता हूँ, बताओ मैं ये मेटल क्यों ना यूज करूं। या वो बोलता है मैं ग्रेफाइट यूज करता हूँ, बताओ मैं ग्रेफाइट क्यों यूज कर रहा हूँ। तो आपको बताना है कि भाई ग्रेफाइट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इज इनर्ट। ठीक है। मतलब ग्रेफाइट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है। इज दिस क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नेगेटिव वर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको चार एग्जांपल्स कराऊंगा जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है। ये चारों एग्जांपल्स आपने बहुत गौर से देखनी है, अगर ये देख ली ना, समझो आपका इलेक्ट्रो ये पूरा चैप्टर हो गया। ठीक है। ये चैप्टर इन चार एग्जांपल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो अब मैं चार एग्जांपल्स कराने वाला हूँ। और इसमें सबसे मेन टर्म्स हमारे पास मोल्टेन की, एक्वस की, डाइल्यूट की और कंसेंट्रेटेड की। ठीक है। पहला देखते हैं। हमारे पास है मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। ठीक है। लेड टू, लेड होता है पीबी, पीबी टू मतलब कि इसके ऊपर टू प्लस का चार्ज है। यार मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा है वाला। कौन सा कलर लेना चाहिए? लेट्स टेक पिंक। ठीक है। मेरे पास पीबी है। ठीक है। और टू का मतलब क्या है कि उसके ऊपर टू प्लस का चार्ज है। ठीक है। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, बी आर। बी आर है ग्रुप 7 में, तो उसके ऊपर -1 का चार्ज है। तो यानी पीबी Br2, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अभी आयनिक कंपाउंड है तो मतलब ये सॉलिड स्टेट है। इसका स्टेट क्या है? इसका स्टेट सॉलिड है, याद रखना। अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका स्टेट क्या होगा? इसका स्टेट सॉलिड होगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी इसमें ना बेसिकली कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। एक मैंने बनाया था, अच्छा कहीं, ये देखो ये स्ट्रक्चर है इसका, कि पीबी और इसके साथ दो दो वो ब्रोमीन के एटम्स। फिर आगे एक और स्ट्रक्चर होगा, ये 3D स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो अब होगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर अभी आयंस मूव नहीं कर सकते, आयंस स्टक है अपनी जगह पे, वो करंट को कैरी नहीं कर सकते। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई वो ना करंट को कैरी करें, वो क्या करें, वो करंट को कैरी करें, लेकिन आयंस अभी स्टक है। मैं क्या करूं भाई कि करंट कैरी करें? मैंने ना क्या किया, समझो अभी इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी इसके अंदर कोई भी आयन मूव नहीं कर सकता, स्टक है वो अपनी जगह पे। अगर वो मूव करना चाहता है ना, तो मैं क्या कर, मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि मैं इसे मेल्ट कर दूं, इसे क्या कर दूं, मेल्ट कर दूं। जैसे ही मैं इसे मेल्ट करूंगा ना, तो क्या होगा, आयंस विल बी फ्री टू मूव। यानी अभी देखो इनका स्ट्रक्चर कितना लेटेस्ट में है, यानी रेगुलरली अरेंज्ड है। जब मैं इसको, अभी ये है सॉलिड, ये है, अरे ये है सॉलिड। अब मैंने इसे कन्वर्ट किया लिक्विड के अंदर। मैंने इसको ना दी हीट, दी हीट दी इसे मैंने, हीट प्रोवाइड की इसे मैंने। जैसे ही मैंने इसे हीट प्रोवाइड की, तो क्या हुआ, अब मेरे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, माइनस माइनस, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो। ठीक है। बेसिकली आयंस अब इन्होंने अपना लेटिस ब्रेक कर दिया, इन्होंने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया। तो अब ये फ्री टू मूव है। ठीक है। यानी जो पॉजिटिव है वो कहीं आगे पीछे जा सकता है। ठीक है। सिमिलरली जो नेगेटिव है वो भी आगे पीछे जा सकता है, वो हिल सकता है अपनी जगह से। ठीक है। वो अपनी जगह से हिल सकता है। ठीक है। तब देखो, जब ये मॉल्टन स्टेट में ना, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सिंपली जब ये टूटेगा तो दो उसमें टूटेगा। यानी सॉलिड आयनिक कंपाउंड भी मेल्टेड, सो आयंस आर फ्री टू मूव। अब क्या होगा एनोड पे, मुझे बताओ एनोड कौन सा है? एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। पैनिक से याद कर लो, पैनिक, पैनिक। ठीक है। तो एनोड क्या है? पॉजिटिव एन, पॉजिटिव एनोड। ठीक है। अब क्या करना है
कि भाई बेसिकली पॉजिटिव है, मुझे बताओ कि Pb2+ को अट्रैक्ट करेगा या Br- को अट्रैक्ट करेगा। जो पॉजिटिव एनोड है वो Pb2+ को अट्रैक्ट करेगा या Br- को अट्रैक्ट करेगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड ऐसा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ब्रोमीन को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमीन गोज एंड लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स अ न्यूट्रल ब्रोमीन एटम। ठीक है, होगा क्या। अच्छा अभी आगे समझते हैं पहले। अब मुझे ना, जब मैं इसकी ऑब्जर्वेशन देखता हूँ तो हो क्या रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। मेरे पास ये पॉजिटिव एनोड था, ठीक है, इसके पास आया ब्रोमीन माइनस। ब्रोमीन माइनस को एक, हम्म, ब्रोमीन माइनस आया। ब्रोमीन माइनस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ठीक है, Br- को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन देना था, सॉरी माय बैड। ब्रोमीन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन है इससे लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और ये फिर ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, दूसरी तरफ, नेगेटिव वाले में। ठीक है, तो क्या देखा मैंने, अब मेरे पास ना, और यहाँ पे ब्रोमीन का स्टेट क्या हो गया, ब्रोमीन का स्टेट न्यूट्रल हो गया। ब्रोमीन का स्टेट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब लेकिन एक मसला है मेरे पास, ब्रोमीन ना न्यूट्रली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी सिर्फ Br एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, क्या आप सबको याद है कि हमारे पास जो ग्रुप 7 है ना, वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डाई एटॉमिक यानी वो Cl2 में एग्जिस्ट करेंगे, वो Br2 में एग्जिस्ट करेंगे, वो I2 में एग्जिस्ट करेंगे, वो F2 में एग्जिस्ट करेंगे, वो At2 में एग्जिस्ट करेंगे। ये हमेशा दो मॉलिक्यूल साथ एग्जिस्ट करते हैं, यानी ब्रोमीन और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ब्रोमीन और ब्रोमीन आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, तो दो ब्रोमीन के आयंस आपस में बॉन्ड बना के अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी उनके बीच में। ठीक है, तो अब होगा क्या कि एक ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो दो ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, दो ब्रोमीन दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और इन दोनों ने, जो दो मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने मिलके क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, मैं बोलूंगा कि ब्रोमीन, अब सिर्फ एक की अगर मैं बात करता हूँ, अब ना हमें ये आयनिक हाफ इक्वेशन लिखना सीखनी है। देखो, मेरे पास पॉजिटिव एनोड पे पहले ब्रोमीन माइनस आया, ठीक है, वो उसने ना जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया, Br में कन्वर्ट हो गया, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्रोमीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो Br2 एग्जिस्ट करता है। तो अगर Br2 का मतलब है कि दो ब्रोमीन के एटम, तो मैंने यहाँ 2 लगाया, और दो ब्रोमीन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो दो एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो Br2+2e बन गया। तो आयनिक हाफ इक्वेशन क्या बनती है मेरी, कि 2Br बनाते हैं Br2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज कर दिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड, मुझे बताओ, कैथोड पे क्या आएगा, Pb आएगा, Pb2+, Pb2+, है ना, Pb2+ आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ थोड़ी सी बड़े मजे की। देखो, एक सेकंड दो जरा, मैं बना लूं। अब देखो यहाँ पे Pb2+ का मतलब क्या है, Pb2+ का मतलब यह है कि Pb को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। Pb को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दो का मतलब कि Pb ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। S2 का क्या मतलब है, S2 का मतलब है कि Pb ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लूज कर दिए हैं, उसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस। तो अब क्या होगा, ये मेरा ये मेरा पॉजिटिव ये मेरी पॉजिटिव साइड थी, यानी एनोड था, ये मेरा कैथोड था। तो अब क्या होगा, जो ब्रोमीन एटम ने जो दो आयंस लूज किए थे ना, जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे, ब्रोमीन आयन ने जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे, वो घूमते घूमते यहाँ से घूमेंगे, ये ऐसे आएंगे, घूमते 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 यहाँ पे आएंगे, और ये चले जाएंगे इसके अंदर पीबी के अंदर, ठीक है, वो पीबी के अंदर चले जाएंगे। और जैसे ही पीबी के अंदर जाएंगे, तो अब पीबी का स्टेट हो जाएगा न्यूट्रल। तो अब पीबी ने दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, अब वो न्यूट्रल पीबी बन गया।
पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने ब्रोमीन से गेन कर लिए वापस, और अब वो न्यूट्रल पीबी बन गया। तो क्या हुआ, Pb2 प्लस गोज एंड गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, becomes a neutral atom, ठीक है, and a layer of molten lead forms at the surface। भाई देखो, समझ लो कि अब ये मेरा सॉल्यूशन था, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन था, ये मेरा सॉल्यूशन था। अब क्या होगा कि मेरे पास ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, वहां पे ब्रोमीन माइनस आया और ब्रोमीन माइनस आया, दोनों ने अपना एक एक दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे, ठीक है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, ये दोनों ब्रोमीन सिंपल साथ एग्जिस्ट कर गए, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और जब बॉन्ड बन गया तो ब्रोमीन एक गैस है, ठीक है, तो क्या हुआ, गैस के तौर पे, मतलब गैस तो नहीं है, बहुत लिक्विड है वैसे वो, लेकिन डेंस है वो बहुत ज्यादा, तो वो ज्यादा गैसियस स्टेट में बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है। तो यहाँ पे बबलिंग होगी और ब्रोमीन गैस निकल जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ से पूरी बबलिंग होगी और ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। ब्रोमीन गैस का कलर होता है ब्राउन कलर का। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, घूमते 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 यहाँ से आएंगे, ठीक है, यहाँ से आके वो इसके अंदर आएंगे, और यहाँ से पीबी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। पीबी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है, जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, अरे एक सेकंड मार, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पीबी ने गेन किए, ठीक है, और इसके ऊपर से 2 प्लस का चार्ज हट गया, ये 2 प्लस का चार्ज हट गया, और पीबी मेटल, सिंपल मेटल जो था, वो ऐसे नीचे जाके बैठ गया, ठीक है। तो मेरे पास नीचे एक लेयर आ जाएगी पीबी की, ऐसे करके नीचे, नहीं गंदा कलर है, लेट्स टेक दिस, या नीचे एक लेयर जमा हो जाएगी जो कि पीबी मेटल की लेयर होगी, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो क्या हुआ, मोल्टेन लेड फॉर्म्स एट द सरफेस, for the molten ions are present only in the ionic compound। चलो, इज दिस क्लियर, सबको ये समझ आ गया। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट। अच्छा, आपको ये दो, ये एग्जांपल्स ये जरूरी समझना है, ये वाली चीज कि देखो, Pb2 प्लस ना, Pb2 प्लस कहाँ पे आया, यहाँ पे Pb2 प्लस आया, एक सेकंड में, यहाँ पे Pb2 प्लस आया। जो ये वाला Pb2 प्लस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ Pb2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सिंपल Pb के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी लेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्या सबको ये चीज क्लियर है? जल्दी से बताओ मुझे चैट पे, हफ्सा, सुमैया, आयजा, जरमीन, शहीर, सबको क्लियर है, समझ आ गया क्या हुआ? वेरी गुड। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट बात बताऊंगा ना, वो हो जाएगी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, तो आई वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक है। अब देखो, हमारे पास अभी मैंने बात की किसकी, मोल्टेन स्टेट की। मोल्टेन स्टेट में सिंपल बात ये थी कि हमारे पास एक आयन मेल्ट हुआ, ठीक है, जो हमारे पास एक आयनिक स्ट्रक्चर था वो मेल्ट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ उसके ही आयन्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जब मैं एक्वस की बात करता हूँ ना, जब मैं एक्वस की बात करता हूँ, यार मैंने क्यों चूज कर लिया ये, बड़ा गंदी चीज चूज कर ली मैंने। देखो, एक सेकंड दो मुझे, आखिरी पेज पे ले लेता है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ एक्वस सॉल्यूशन की, देखो मेरे पास ना NaCl है, NaCl यानी टेबल टेबल सॉल्ट। अगर मैं इसको मेल्ट करता हूँ, इफ आई मेल्ट इट, मेल्ट इफ आई मेल्ट इट, तो ये बताऊँ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस के अंदर और Cl माइनस आयंस के अंदर, यानी इसके दो, ये 2 एटम्स फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी NaCl को डाल दूं एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर, एक्वस, एक्वस का मतलब है पानी में ऐड कर दिया मैंने, मैंने इसको डाल दिया पानी के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसको डाल दिया पानी के अंदर, तो अब क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस तो हो गया, यानी NaCl के तो आयंस हैं, लेकिन पानी के अपने भी तो आयंस हैं, पानी का H प्लस और OH माइनस आयन भी तो है भाई, याद है ना, H2O, H2O के अपने आयंस भी तो हैं, एक H प्लस आयन है, एक OH माइनस आयन है। तो एक्वस स्टेट के अंदर Na प्लस भी है और H प्लस भी है, क्लोरीन माइनस भी है, OH माइनस भी है, ठीक है। एक्वस का एक ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई कि अब क्या करें, ठीक है। हमारे पास तो पहले जब मोल्टन स्टेट था, तो मोल्टन में सिंपली ये दो एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्वस स्टेट आया, मैंने उसे पानी के अंदर डाला, तो पानी के अपने भी तो आयंस हैं, वो भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं,
तो H प्लस और OH माइनस आयंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बताओ भाई, अगर मेरे पास ये एक टब है, ठीक है, बीकर है, इसके अंदर ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव है, मेरे पास H प्लस भी है, मेरे पास Na प्लस भी है, मेरे पास Cl माइनस भी है, मेरे पास OH माइनस भी है। बताओ क्या चीज डिस्चार्ज होगी? क्या OH माइनस जाएगा यहाँ पे या क्लोरीन जाएगा यहाँ पे? कोई एक चीज जाएगी, दोनों नहीं जा सकते। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे क्या Na प्लस जाएगा या H प्लस जाएगा? क्या करें भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप समझते हैं इस बात को, ठीक है? यहाँ से थोड़ा गौर से समझना है। देखो, मेरे पास ना इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं। जो मेरे पास नेगेटिव कैथोड है, पहले तो हमेशा याद करो कि नेगेटिव कैथोड पे या तो मेटल आएगा या तो हाइड्रोजन आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको याद करनी है द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो एंड फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास द आयन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट विल बी डिस्चार्ज। सपोज करो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर Na प्लस है और H प्लस है। बताओ रिएक्टिविटी सीरीज में क्या क्या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी कुछ ऐसे चलती है, मुझे बताओ कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है? Na रिएक्टिव है या H प्लस रिएक्टिव है? जल्दी से। Na ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ पे एक रूल है। रूल ये है कि हमेशा इस सीरीज में जो नीचे होगा ना, जो आयन नीचे होगा वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। द आयन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट विल बी डिस्चार्ज। मतलब अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर Na प्लस और H प्लस है, तो हमेशा H प्लस आएगा यहाँ पे, माइनस हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा मुझे? हाइड्रोजन का आयन आएगा। Na प्लस नहीं जाएगा वहां पे, Na प्लस नहीं जाएगा वहां पे, ठीक है। Na प्लस क्या होगा? नहीं जाएगा वहां पे। अब हाँ, अगर सपोज करो मेरे पास होता कॉपर सल्फेट ले लो, CuSO4, यानी Cu के आयन होते हैं, Cu2 प्लस के आयन होते हैं। अब मुझे बताओ अब क्या होता? क्या अब हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा या कॉपर डिस्चार्ज होगा नेगेटिव साइड पे? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास हाइड्रोजन अब ऊपर हो गया, यानी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो अब कॉपर नीचे तो कॉपर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये सीरीज आपको रटनी है। मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी है कैसे करनी है, वो आप अपनी मर्जी से याद करो, अलग अलग मेमोनिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सीरीज इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत जरूरी है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन जेन फरारी, फिर भी है क्यों, CuON क्यों। अच्छा, इसके बाद AG आता है, HG आता है, HG विच इज बेसिकली मिली, क्यों HG विच इज बेसिकली मरकरी, हम उसे कहते हैं मिली। अब आप इसे क्रॉस आउट कर दो, मसला नहीं है। AG इज बेसिकली सिल्वर, सिल्वर, और AU और D, ठीक है। आपको ये सीरीज याद करनी है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो एंड फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। दो तीन बार बोलो, खुद ही मुंह पे चढ़ जाएगी। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये सीरीज याद करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने नेगेटिव कैथोड पे क्या क्या रूल पढ़ा कि भाई जो मेटल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होगा, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी नीचे है हमेशा वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो पॉजिटिव एनोड है ना, पॉजिटिव एनोड है, उसके कुछ रूल्स अलग हैं, ठीक है। उसके रूल्स क्या है? इफ अ हैलाइड ग्रुप 7 एलिमेंट इज प्रेजेंट। ये ग्रुप ग्रुप 7 कौन सा है भाई? ग्रुप 7 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये ये हैं, एक दो तीन चार पांच, ये पांच एटम्स हैं, ठीक है,
जो कि ग्रुप 7 में आते हैं, हम इन्हें कहते हैं हैलाइड। ठीक है, G7, ग्रुप 7। तब ग्रुप 7 के जो एटम्स हैं, अगर मेरे पास एग्जिस्ट ये कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे पास ग्रुप 7 के आयन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डिस्चार्ज होंगे। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अब मेरे पास उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा मेरे पास आता है OH माइनस आता है, फिर मेरे पास आता है SO4 2 माइनस, मेरे पास आ रहा है NO3 माइनस, ठीक है, कार्बोनेट आ गया। ठीक है, ये सारे जितने भी माइनस आयन्स हैं, इनको तो छोड़ दो, इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। आपको ये याद रखना है कि ये सीरीज है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें देखो OH माइनस नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, तो नीचे वाला डिस्चार्ज, अभी खैर यहाँ पे नीचे की बात नहीं एग्जिस्ट करेगी। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमेशा अगर मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइड पे ये डिस्चार्ज होंगे। और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं आप सबको पता है कि F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर 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 ये मौजूद नहीं है, या इनकी बजाय ये मौजूद है, SO4 सल्फेट मौजूद है, नाइट्रेट मौजूद है, कार्बोनेट मौजूद है, तो फिर OH डिस्चार्ज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, if a halide group 7 element is present, then halide gets discharged. If a halide isn't present, then always, हमेशा हमेशा OH ion डिस्चार्ज होगा। ठीक है, देखो, अब मेरे पास ना दो टर्म्स आती हैं। पहली टर्म है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरी टर्म है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, फर्क आप सबको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है, सपोज करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, मैंने ना इसके अंदर इसके अंदर 5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, 5 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट के डाल दिया। ठीक है, तो बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर, एक सेकंड, बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया, भर दिया सॉल्ट से इसको। इतना सॉल्ट डाला कि अब ये और सॉल्ट नहीं ले पा रहा, और ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसके अंदर ऑल सॉल्ट नहीं आ पा रहा। अब मैंने क्या किया, दूसरा सॉल्यूशन मैंने लिया, और वो लिया मैंने दोबारा इसके अंदर, अमाउंट ऑफ वाटर तो मेरी सेम थी, अमाउंट ऑफ वाटर मेरी सेम थी, ब्लू क्यों ले blue लेना, अमाउंट ऑफ वाटर मेरी सेम है इसमें, ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ½ टेबल स्पून नमक का डाला, सिर्फ और सिर्फ ½ टेबल स्पून नमक का डाला। तो अब मुझे बताओ, नमक की क्वांटिटी ज्यादा किसमें है, इस वाले में ना। ये है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ये है कॉन्सेंट्रेटेड, और ये है मेरा डाइल्यूट, डाइल्यूट, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर मेरा पानी ज्यादा है, नमक की क्वांटिटी बहुत कम है। दूसरे के अंदर नमक की क्वांटिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वाटर, क्योंकि जितना पानी डिसॉल्व कर सकता है नमक को, उतना उसने डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, हम इसे यूजुअली कभी कभी सैचुरेटेड के तौर पे भी कहते हैं कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ ना हमारे पास दो बातें और आती हैं। पहली बात हम पढ़ते हैं एनोड की। अगर मेरे पास एनोड पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब मेरे पास NaCl है, NaCl है, ठीक है, और अब मेरे पास Cl माइनस है, एनोड पे तो Cl माइनस जाएगा। ठीक है, तो अब इफ हैलाइड इज प्रेजेंट, तो अब हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया पूरा, कि अगर हैलाइड प्रेजेंट है तो क्या होगा, हैलाइड वो होगा, यानी ग्रुप 7 का अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और OH आयन नहीं डिस्चार्ज होगा उस सूरत में। लेकिन लेकिन अगर मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, अगर मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो चाहे मेरे पास हैलाइड हो या ना हो, हमेशा हमेशा वाटर का वाटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, यानी OH माइनस आयन डिस्चार्ज होगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। इसकी एग्जाम्पल ये है कि भाई मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसके अंदर सबसे पहले एक्वस, एक्वस, ठीक है, एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब है, AQ का मतलब है कि H+ आयन है और OH माइनस आयन है। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, NaCl कर रहा हूँ सिंपली, NaCl। तो मेरे पास NaCl क्या है, Na+ आयन्स हैं और Cl माइनस आयन्स हैं। मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि मेरे पास जो नेगेटिव है कैथोड पे, कैथोड पे,
कैथोड पे मुझे हाइड्रोजन मिलेगा या सोडियम मिलेगा, जल्दी से बताओ। मैं सीरीज लिख देता हूँ आपके लिए। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है। ये अभी सीरीज है, मुझे जल्दी से बताओ कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा या सोडियम मिलेगा। बाकियों का क्या कहना है? एच मिलेगा, वेरी गुड। देखो भाई, क्योंकि एच हमारा सीरीज में नीचे है, हमेशा जो नीचे वाला लेस रिएक्टिव होगा वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है। तो कैथोड में होगा क्या, मेरे पास ना कैथोड की ये रिएक्शन, ये आपको थोड़ी दो तीन बातें रट्टे मारनी होंगी अभी। पहली बात है कि मेरे पास ये सॉल्यूशन था, ठीक है, ये सॉल्यूशन था। इसके अंदर जो, या तो, एक सेकेंड, या तो Na जाता या तो H+ जाता। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन तो जाने से रहे ना नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव क्या है, ये मेरा कैथोड है। आप टर्म याद करो, पैनिक, पैनिक, ठीक है। पैनिक पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड। तो नेगेटिव मेरी ये है, तो मतलब ये कैथोड होगा। अब कैथोड पे हमेशा या तो मेटल आएगा या तो हाइड्रोजन आएगा। अब देखो, सीरीज में हमारा हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन क्या है, नीचे है। तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन जब डिस्चार्ज होता है तो क्या सिर्फ H डिस्चार्ज होगा? नहीं भाई, H2 एग्जिस्ट, जो हमारे पास हाइड्रोजन जो है गैस है ना, गैस के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो H2 के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, H2 के स्टेट में। मतलब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे H+ आ रहा है, एक H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो सिंपल H बन जाएगा। ठीक है। लेकिन वो सिंपल H एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा दो H साथ रहते हैं। तो क्या होगा, एक और H+ आएगा, एक और H+ आएगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो भी H बन जाएगा। अब ये दोनों जो H हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बना लिया इन्होंने, तभी ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, H2 के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, एक H ने एक इलेक्ट्रॉन, कैन यू एक्सप्लेन अगेन, समझ नहीं आया, अभी रुक जाओ। एक H ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे H ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है। तो क्या हुआ, कैथोड पे मेरे पास, आपको इक्वेशन समझनी है। मेरे पास सबसे पहले एक H आया, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो H के अंदर कन्वर्ट हो गया। नहीं भाई, वो H2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमेशा दो H साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब दो H आए थे, आप बैलेंस कर लो, दो H आए तो दो H ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो H2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। रट्टा मार लो इस बात का, रट्टा। ये आप ये वाली इक्वेशन रट्टा मार लो, कहीं भी लिख के आ जाओ, मसला नहीं है। जहां भी हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो रहा होगा ना, आप वहां ये इक्वेशन लिख दो, छाप दो, आंखें बंद करके लिख दो। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव है एनोड, जो है पॉजिटिव एनोड, इस पे क्या आएगा, या तो OH आयन डिस्चार्ज होगा, ठीक है, या तो Cl- आयन डिस्चार्ज होगा। अब देखो, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अभी आपको ऊपर बताया है, मुझे जल्दी से बताओ क्या डिस्चार्ज होना चाहिए, OH डिस्चार्ज होगा या फिर क्लोरीन डिस्चार्ज होगा, जल्दी से बताओ। आयजा, माहीन, हफ्सा, सुमैया, जल्दी से बताओ कि एनोड पे क्या OH डिस्चार्ज होना चाहिए या Cl डिस्चार्ज होना चाहिए। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मेरे पास ग्रुप 7 का आयन मौजूद है तो वो लाजमी डिस्चार्ज होगा। ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्लोरीन एग्जिस्ट आ रहा है। अब इसकी भी एग्जांपल देख लो भाई, इसको भी इक्वेशन बनाना सीखो। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, मुझे यहाँ देखो, मेरे पास ना यहाँ पे क्लोरीन ने अपना एटम, अपना जो आयन था ना, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, वो उसने इसको दे दिया। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ई आया, E-, और ये ई घूम के चला गया, यहाँ से घूमा, च्यू 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 च्यू, रास्ता कैरी किया और फिर वो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास आ गया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो क्लोरीन था, क्लोरीन के ऊपर से माइनस का चार्ज हट गया। ठीक है, माइनस चार्ज हटा, तो क्या हुआ, उसने एक और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने और इसने आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, आपस में बॉन्डिंग हो गई इनकी। तो क्या हुआ, इसकी इक्वेशन देखो, एक क्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ठीक है, मैं कलर चेंज करूं,
क्लोरीन आता है, वो क्या करता है, वो ना Cl2 के अंदर कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है अपने अंदर से। अब मुझे बताओ, यहाँ 2 Cl है तो यहाँ भी 2 Cl होना चाहिए, ठीक है, और 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। ये हाफ आयनिक इक्वेशन बन गई इसकी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे। आप रिगार्डलेस मत सोचो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड है क्या है, आप बस ये देखो कि डाइल्यूट की टर्म है या किस कॉन्सेंट्रेटेड की टर्म है, मेन बात ये देखो। अब देखो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और डाइल्यूट है। पहले तो डाइल्यूट को अगर मैं तोड़ूं, डाइल्यूट को तोड़ूं, डाइल्यूट क्या है, H2O। H2O को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो H प्लस और OH माइनस है। ठीक है, अगर मैं H2SO4 को ब्रेक डाउन करता हूं तो मेरे पास H प्लस के आयन्स है और SO4 2 माइनस के आयन्स हैं। ठीक है, मुझे पहले तो एक बात ये बता दो सिंपल सी, ये तो डिबेट ही नहीं है कि हमारे पास कैथोड पे बताओ क्या आना चाहिए, कैथोड पे क्या आना चाहिए जल्दी से, एवरीवन, आयजा, सुमैया, माहीन, शहीर, कैथोड पे क्या आना चाहिए जल्दी से। जल्दी जल्दी एवरीवन। कैथोड जो है मेरा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उस पे क्या H प्लस आना चाहिए या SO4 या फिर OH माइनस आना चाहिए, जल्दी से बताओ। माहीन, हफ्सा, आयजा, सुमैया, शहीर। ठीक है, देखो, हमेशा हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा ना। OH कैसे आ सकता है, OH तो आ ही नहीं सकता। हमेशा नेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए ना, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। OH माइनस है, माइनस टू माइनस तो जा ही नहीं सकता ना, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ तो डिबेट ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास देखो H2SO4 में भी H प्लस है और वाटर के अंदर भी H प्लस है, तो दोनों के H प्लस कोई ना कोई एक H डिस्चार्ज हो ही जाएगा। ठीक है, तो वो तो डिबेट ही नहीं है। अब मेरे पास बताओ, यहाँ पे असल अब आपकी मेमोरी टेस्ट करता हूँ कि भाई ये मेरे पास पॉजिटिव है, यानी ये एनोड है। बताओ, एनोड पे SO4 का आयन आएगा या OH का आयन आएगा? वेरी गुड माहीन, OH का आयन आएगा। आपको याद रखना है, पहली बात तो दो बातें सुन लो। पहली बात तो क्या, डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट है। पहली बात क्या है कि भाई ये डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट में हमने क्या पढ़ा कि ऑलवेज OH माइनस आयन विल बी डिस्चार्ज्ड। अब दूसरी बात सुनो, कि अगर सपोज करो ये डाइल्यूट ना भी होता, कंसंट्रेटेड होता, तो तब भी मेरे पास H2SO4 था ना, SO4 2 माइनस था। तो यहाँ पे देखो, हम अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन एग्जिस्ट नहीं करते, तब भी हमेशा OH डिस्चार्ज होगा, SO4 और नाइट्रेट तो कभी डिस्चार्ज होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक डिबेट, ये डिबेट ही खत्म हो गई कि क्या डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब देखो आयनिक इक्वेशन सीखो। मुझे जरा कोई इक्वेशन बना के दिखा सकते हैं इसकी, कि बताओ कैथोड पे एच जो जा रहा है, वो उसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए। मैं हिंट दे देता हूँ कि 2 H जाएंगे, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और वो H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जल्दी से मुझे कोई इक्वेशन बना के दिखाओ। देखो भाई मेरी बात सुनो, H प्लस आयन गया, ठीक है, H प्लस आयन गया, ठीक है, H प्लस आयन गया, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया H2 के अंदर। सिंपली बैलेंस आउट कर लो, अगर यहाँ 2 H हैं तो यहाँ भी 2 H होंगे, ठीक है, और 2 H 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। ठीक है, ये आप देख लो, कैथोड पे आपकी ये बन गई। अब देखो एनोड ना थोड़ा सा डिफरेंट है, एनोड पे OH डिस्चार्ज हो रहा है, यानी OH माइनस का जो आयन है ये जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी इक्वेशन आपको रट्टा मारनी है, रट्टा मारनी है। ठीक है, आप इसे बैलेंस आउट भी कर सकते हो, लेकिन रट्टा मार लो ज्यादा बेटर है।
देखो बैलेंस आउट करके दिखाता हूँ पहले। OH माइनस आयन गया, ठीक है, वो दो चीजों के अंदर कन्वर्ट होगा। वो पानी के अंदर चेंज होगा और ऑक्सीजन गैस के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वो O2 के अंदर कन्वर्ट हुआ और H2O के अंदर कन्वर्ट हुआ। साथ में उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। अब मैं इसे बैलेंस आउट करता हूँ। मेरे पास यहाँ दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन दो ये रहे, एक ये रहा, तीन ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसे बैलेंस आउट करें अगर हम, तो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो कितने मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन मेरे पास 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो मैंने 4 लगा दिया, बैलेंस आउट हो गई। अब 4 OH, एक OH जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मतलब चार कितने लूज करेंगे, चार चार लूज, चार इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इसको रट्टा मार लो। दो इक्वेशंस बहुत रट्टा मारनी जरूरी। ये वाली इक्वेशन बहुत कंपलसरी है। ये जो दो इक्वेशन है ना, बहुत कंपलसरी इक्वेशन है। ये वाली कंपलसरी इक्वेशन है, ठीक है, रट्टा मार लो। और ये वाली कंपलसरी इक्वेशन है, रट्टा मार लो। इन दोनों का रट्टा लाजमी मार लो, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम बढ़ते हैं एक्वस कॉपर टू सल्फेट के ऊपर के पास, ठीक है। मुझे जल्दी से बताओ, ये मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। अब आप मुझे प्रोडक्ट बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है मेरे पास। ये मेरे पास नेगेटिव कैथोड है, कैथोड। ये मेरे पास एनोड है, ठीक है। मुझे जल्दी से बताओ कि, और ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। आपने मुझे अभी पहले ही बताया था। मुझे बताओ, ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है, कैथोड पे क्या मिलेगा मुझे, मुझे Cu मिलेगा या H मिलेगा, जल्दी से। बाकियों का क्या कहना है। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि भाई Cu H से नीचे है, Cu H से नीचे है, Cu ये रहा, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे समझ आ गई कि H पे, कैथोड पे क्या डिस्चार्ज हो रहा है, Cu डिस्चार्ज हो रहा है। एनोड पे क्या डिस्चार्ज होगा, SO4 डिस्चार्ज होगा या OH डिस्चार्ज होगा। वेरी गुड, OH डिस्चार्ज होगा, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया। अब Cu2+ की इक्वेशन देखते हैं क्या आनी चाहिए। पहले तो आप समझो अभी ना। अच्छा, अब हमारे पास ना, हमारे सिलेबस से दो बातें हैं। पहली बात है कि अगर मेरे जो इलेक्ट्रोड्स है ना, यानी कैथोड और एनोड, वो मेरे पास इनर्ट हो, यानी ग्रेफाइट के हों या फिर प्लेटिनम के हों, प्लेट के हों। एक सेकंड। प्लेट के हों, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड हो, अभी मैं बता रहा हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखो अब उसमें इनर्ट का मतलब क्या है कि अभी वो हमारा इसमें पार्ट नहीं ले रहा, रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, इनर्ट जो है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, मेरे पास CuSO4 जाता है, ठीक है। और CuSO4 नहीं, Cu2+ आयन जो है वो यहाँ डिस्चार्ज होगा। और जैसे ही डिस्चार्ज होगा ना, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा Cu मेटल के अंदर, यानी कॉपर मेटल के अंदर। और देखो अब ये मोल्टन स्टेट नहीं है, मोल्टन स्टेट नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में बताऊं क्या होगा। अब मैं बड़े मजे की बात सुनो, यहाँ पे आपको मजे की बात बताता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे कलर मिल जाए, सिमिलरली थोड़ा सा चला गया, चला गया था। Done। पता है, एक लेयर जम बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, कॉपर की। मैं ना अभी क्लास ओवर होगी ना, तो आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसकी वीडियो देख, लाजमी देखना, ठीक है। क्या होगा, एक कॉपर की लेयर बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे सॉल्यूशन में जितने भी Cu2+ के आयन थे ना, वो क्या हुआ, वो सारे के सारे, वो सारे के सारे Cu2+ के आयन यहाँ आए, ठीक है, यहाँ आए। और उन्होंने यहाँ आके इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और वो यहीं Cu मेटल बन के एग्जिस्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ पे Cu मेटल की लेयर बन गई, Cu, ठीक है। यहाँ पे Cu मेटल की लेयर बन गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है भाई। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हो गया, नहीं बबलिंग दिखेगी मुझे यहाँ पे, एफरवेसेंस, बबलिंग, आप कुछ भी कहो, फिजिंग कहो, कुछ भी कह लो, यहाँ मुझे बबल्स मिलेंगे, ठीक है। कॉपर डिस्चार्ज, अ लेयर ऑफ कॉपर विल फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड। ये इसकी इक्वेशन है। Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए और वो कन्वर्ट हो गए कॉपर के अंदर। समझ आ गया। एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीजन डिस्चार्ज हुई, 4 OH। अच्छा अब एक बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कॉपर सल्फेट का ना कलर होता है ब्लू, CuSO4 का कलर होता है ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर, ब्लू कलर। और वो कलर किसकी वजह से, वो कॉपर की वजह से। कॉपर का जो एक्वस स्टेट है वो ब्लू कलर में। अब देखो, अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे
सॉल्यूशन में जितने भी कॉपर के आयंस हैं, अगर वो सारे आयन मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो क्या मेरे सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस बचे नहीं बचे। तो जो मेरे सॉल्यूशन का पहले ब्लू कलर था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नहीं पानी का कलर का हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे आयंस तो खत्म हो गए, है ना। तो क्या हुआ, कलर ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस एज ऑल द कॉपर स्टिक्स टू द इलेक्ट्रोड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट्स क्लियर। अच्छा देखो, ये सब तो बहुत आसान था, यहाँ तक बहुत आसान था। अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो है, अगर मैं इनर्ट की बजाय कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करूं तो क्या होगा भाई, अब क्या होगा। अब बताऊं क्या होगा। जो मेरे पास कॉपर है ना, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है मेरा, ये कॉपर का है, तो अब ये भी रिएक्शन में पार्ट लेगा, ये भी रिएक्शन में पार्ट लेगा। ठीक है भाई। रिएक्शन में पार्ट कैसे लेगा, सुनो। पहली बात तो मेरे पास, एक सेकेंड। पहली बात, मेरे पास ना ये कॉपर का है, कॉपर, कॉपर, और ये भी कॉपर का है, दोनों कॉपर का है। ठीक है। इलेक्ट्रोड मेरे कॉपर के हैं, कैथोड एनोड दोनों, कैथोड भी और एनोड भी, दोनों के दोनों कॉपर हैं। ठीक है। अब बताओ होगा क्या। आपको एक बात पता है कि मेटल्स की क्या टेंडेंसी है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। मेटल की जो टेंडेंसी है, मेटल की जो नेचर है, वो क्या है। मेटल की जो नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। गाइस गलत रिस्पॉन्स हो, कोई मसला नहीं है भाई, सीखने का मौका है, जल्दी मुझे बताओ कि अगर मेटल की क्या टेंडेंसी है, मेटल क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। माहीन, आयजा, सुमैया, जल्दी जल्दी। लूज करे, वो लूज करना चाहेगा। ठीक है। तो बताऊं होगा क्या। जो एनोड है ना, जो एनोड है, एनोड जो है, वो ना, इंस्टेड वो एच को अट्रैक्ट करे या ओ एच को अट्रैक्ट करे, उसके लिए ज्यादा आसान है कि वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाए, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद ही लूज करना शुरू कर दे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद ही लूज करना शुरू कर दे। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ओ एच माइनस आयंस लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, द कॉपर मेटल इटसेल्फ लूजेस इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। ठीक है। तो बताऊं क्या होगा। अब मेरे पास जो एनोड पे जो कॉपर की जो मैंने इसकी एक वीडियो भेजूंगा आप लोगों को, वीडियो लाजमी देख लेना, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। होगा क्या कि सपोज करो मेरे पास ये एनोड था। ठीक है। इसने ना अपने आयंस लूज करना शुरू किया, ये पूरा कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, पूरा कॉपर का बना हुआ है। अगर ये अपने कॉपर के ही आयंस निकालना शुरू कर दे, तो ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद ना इसका मास कम हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले कितना मोटा था, ठीक है, इतना मोटा था, और थोड़े टाइम बाद ये पतला सा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है अपने अंदर से। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। आह, तो देखो, एक सेकंड। द एनोड विल, अब हम एक ऑब्जर्वेशन है कि एनोड जो है ना पतला होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसके अंदर से वो अपना ही, अगर वो कॉपर का बना है और वो कॉपर को लूज करना शुरू कर दे, डिसॉल्व होना शुरू हो जाए कॉपर, तो कॉपर कैसा हो जाएगा, द एनोड विल स्टार्ट थिनिंग, पतला होना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है। और ये जो कॉपर के आयंस हैं वो दूसरी तरफ डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी कैथोड पे। ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, जो कॉपर के आयंस डिस्चार्ज हो रहे थे ये वाले, वो डिस्चार्ज होके ना यहाँ से गेन होना शुरू हो जाएंगे, इस पे आना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल देखी मैंने, कि जब आपको बताया कि यहाँ पे जब कॉपर के आयंस कैथोड पे आ रहे थे, तो एक लेयर बनना शुरू हो गई थी कैथोड की, है ना। कैथोड की कॉपर की एक लेयर बनना शुरू हो गई थी। सही है, कॉपर की एक लेयर बनना शुरू हो गई थी। सिमिलरली अब सपोज करो, अगर एनोड ही अपने कॉपर निकालना शुरू कर दे, एनोड ही कॉपर निकालना शुरू कर दे, तो एनोड आहिस्ता आहिस्ता पतला हो जाएगा, और जो सारे कॉपर हैं वो यहाँ जमा हो जाएंगे, यहाँ जमा हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेयर बनना शुरू हो जाएगी। तो कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड मोटा हो जाएगा, है ना भाई। तो क्या देखूंगा मैं भाई कैथोड पे, कि एट कैथोड कॉपर आएगा, गेन होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
और वो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़े टाइम बाद जो पतला सा कॉपर का कैथोड था, जो कैथोड था, वो थोड़े टाइम बाद मोटा सा हो जाएगा, उस पर एक लेयर बन जाएगी कॉपर की। अ कॉपर लेयर विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, एनोड पे। एनोड पे क्या होगा, कॉपर की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, कॉपर मोटा सा हो जाएगा, ठीक है। एनोड क्यों लिख दिया, कैथोड, कैथोड सॉरी माय बैड, कैथोड, ठीक है। कैथोड विल थिकन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सुनो। अब बात ये है कि भाई अब देखो, मेरे पास ना ये एक टब है, ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों, अरे यार माय बैड, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब अगर ये कॉपर का जो वो है, कॉपर की जो प्लेट है, आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़े टाइम बाद अपने कॉपर निकालेगी, ठीक है, कॉपर डिसॉल्व करेगी, कॉपर डिसॉल्व करेगी। अब आपको एक बात बताता हूँ, पहले जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, तो इस सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, और वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो कलरलेस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे जो मेरी मेटल की प्लेट है, वो एक्स्ट्रा Cu2+ बार बार निकाल लिया ना अपने अंदर से, उसके Cu2+ निकलते जा रहे हैं, निकल के वो यहाँ जमा होते जा रहे हैं, यहाँ मोटी सी लेयर फॉर्म होती जा रही है, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम बाद। तो क्या हो रहा है, और इसकी ये पतला होना शुरू हो जाएगा थोड़े थोड़े टाइम पे, ये ऐसा ऐसा पतला हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा पतला हो जाएगा। तो अब होगा क्या, कि जो हमारा सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर कॉपर आयंस कॉन्स्टेंटली कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स के अंदर से आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो होगा, द कलर विल रिमेन अनचेंज्ड, कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा। इज दिस क्लियर? आप यहाँ बोल सकते हो, यहाँ ना कलर जो है, कलर ब्लू टू कलरलेस बोल सकते हो, या फिर लिख सकते हो लाइट ब्लू, लाइट ब्लू हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, उसकी वो कम हो जाएगी, ठीक है, लाइट ब्लू। लेकिन मेरे पास, क्योंकि अगर मैं कॉपर का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रोड भी कॉपर का यूज कर रहा हूँ, तो उस सूरत में ये हो रहा है, उस सूरत में मेरे पास ये हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली एनोड इलेक्ट्रॉन जो कॉपर प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर है ना, वो कम नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर जो है कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। सबको क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है तो दोबारा करवाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। सुमैया, माहीन, आयजा, क्लियर है? दोबारा बता दें, ठीक है। देखो माहीन, गौर से सुनो। अच्छा मुझे बताओ, इनर्ट वाला समझ आ गया? इनर्ट, अगर मेरे पास कॉपर के इलेक्ट्रोड नहीं होंगे तो समझ आ गया, तो क्या होगा? तो सिंपली क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर से जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी कॉपर के आयंस हैं, वो सिंपली कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, वो कैथोड पे चले गए, डिस्चार्ज हो गए, और यहाँ पे कैथोड पे क्लियर बन जाएगी। लेकिन अब ना सीन ये है कि मेरे पास, हाँ, रुक जा, मेरा मेरा गला सूख गया बोलते बोलते, रुको, देखो एक सेकंड दो मुझे। मेरे पास ना देखो, सबसे पहले मेरे पास जो सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, वो है एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब वो है कॉपर का, यानी सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस एग्जिस्ट करते हैं, Cu2+ के आयंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, Cu2+ के आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो Cu2+ के जो आयंस है ना, अगर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूँ, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी Cu के आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, Cu के आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, Cu ये आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे आयंस ना, ये सारे के सारे आयंस क्या होगा, यहाँ से, एक सेकेंड, इस नेगेटिव वाले पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, थोड़े टाइम में ये सारे के सारे आयंस यहाँ पे ऐसे जमा हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे जमा हो जाएंगे, ठीक है, और एक लेयर बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, ये सारे के सारे आयंस खत्म हो गए, ठीक है, और अब ये क्या बन गया, ये बन गया Cu, कॉपर कॉपर कॉपर, ये सारे कॉपर बन गया, ठीक है, कॉपर आयंस कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गए। और जो इलेक्ट यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड थी,
वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपको पता है कि भाई जो ओ एच माइनस आयन थे, ओ एच माइनस जो आयन थे, ओ एच माइनस आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, है ना भाई। ओ एच माइनस आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से घूम के यहाँ पे आए और यहाँ पे इन कॉपर ने ले लिया। लेकिन अब हुआ ये, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर ये कॉपर के होते हैं, अगर ये कॉपर के होते, ये भी कॉपर का होता, ये भी कॉपर का होता, ठीक है, और मेरे पास जो सॉल्यूशन है, जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें भी कॉपर मौजूद है ना भाई, उसमें भी कॉपर मौजूद है। माहीन मुझे बता देना ना, तो मैं समझा रहा हूँ, तो अगर कुछ कुछ भी समझना है फौरन पूछना। ठीक है। अब जो मेरे पास सॉल्यूशन है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर भी कॉपर मौजूद है। जो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी कॉपर के बने हुए हैं। ठीक है। तो अब जब क्या होगा, जो मेरे पास ये है ना, जो मेरे पास एनोड है, एनोड जो है ये वाला, ये जो कॉपर का बना है ना, ये ना आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और डिसॉल्व होके ये पतला होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पतला होना शुरू हो जाएगा। और ये अपने जितने भी कॉपर से ना, ये Cu2+ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये डिसॉल्व होके यहां से ये जो Cu2+ दोबारा इस तरफ आए, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा था वो तो चल रहा है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड पे प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेंजिंग कहाँ आ रही है, एनोड पे आ रही है, जो पॉजिटिव साइड है। ठीक है। अब देखो, समझो, जो पर्पल वाले Cu2+ है वो क्या है, वो सॉल्यूशन के Cu2+ है, जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है। ऐसा कलर कर देता हूँ। ये जो पर्पल वाला है ना, और ये जो ब्लू कलर है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी, ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, Cu2+ आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से। ठीक है। अब साथ में जो मेरा एनोड था, वो भी अपने कॉपर डिस्चार्ज करना शुरू हो गया, वो भी अपने कॉपर निकालना शुरू हो गया। ठीक है। तो अब जो एनोड से जो कॉपर निकल रहा है ना, वो कॉपर क्या होगा, वो कॉपर यहाँ पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के जो थे वो तो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा कॉपर भी आयंस आ रहे हैं। वो आयंस कहाँ से आ रहे हैं, वो एनोड से आ रहे हैं। ठीक है, वो एनोड से आ रहे हैं। और सिंपली वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो एनोड ऐसा ऐसा पतला होना शुरू हो जाएगा, और जो कैथोड है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा। इज दिस क्लियर, अब समझ आया माहीन? चलो गुड। बस आखिरी कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं फिर हमारे खत्म करते हैं। अच्छा, अब देखो, हमारे पास ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर मेरे पास मुझे कोई चीज, देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे कैथोड था ना, इसके ऊपर Cu2+ के आयन है, और क्या हुआ, उसके ऊपर एक लेयर बन गई, एक लेयर बन गई कॉपर की, है ना, एक कॉपर की लेयर बन गई। समझ आ रही है? तो अरे लो, अब ये कॉपर की लेयर जो बनी, दिस इज बेसिकली प्लेटिंग ऑफ कॉपर, है ना भाई, कॉपर की एक प्लेटिंग हो गई। आप ज्यादातर यहाँ पे सारी लड़कियां हो, आप सबने गोल्ड पहना होगा अपनी जिंदगी में। ठीक है। गोल्ड हमारे पास अक्सर जो ज्यादातर लोग होते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल गोल्ड नहीं पहनता, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस कह लो, या फिर बहुत महंगा होता है। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो प्लेटेड गोल्ड पहनते हैं। क्या होता है बेसिकली वो, कि मेरे पास सपोज करो एक हार है। ठीक है। ये एक हार है, ये हार बना हुआ आयरन का। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ना मैंने एक कोटिंग कर दी, एक कोटिंग कर दी। वो कोटिंग किस चीज की, वो गोल्ड की कोटिंग है। अब इंस्टेड के मैं 50 ग्राम का पूरा एक हार बनवाता गोल्ड का, मैंने 5 ग्राम की कोटिंग करा दी। ठीक है। देखने में तो गोल्ड ही लग रहा है ना, सामने वाले को क्या पता कि भाई अंदर से वो आयरन का है, सामने से तो गोल्ड लग रहा है ना। दिस इज कॉल्ड प्लेटिंग, प्लेटिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है। आप सबके पास प्लेटेड गोल्ड होगा, या प्लेटेड सिल्वर होगा। ठीक है। ओरिजिनल ज्यादातर लोग सिक्योरिटी रीजन से ऐसे नहीं पहनते हैं, ठीक है, या बहुत महंगा होता है उस वजह से नहीं पहनते हैं। प्लेटेड गोल्ड सबने देखा हुआ होगा। ठीक है। अब कभी आप उसको थोड़ा सा स्क्रैच करो, करना नहीं भाई, अम्मा मारेंगी तुम लोग की। लेकिन अगर वो थोड़े टाइम छोड़ दो ना, तो उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। उन स्क्रैचेस के अंदर देखना, वो अंदर से ब्लैक कलर का हो जाएगा। ब्लैक का मतलब क्या है, कि अंदर भाई वो आयरन का बना हुआ था। गोल्ड अंदर से, गोल्ड का ऑक्साइड नहीं बनता इजीली, गोल्ड के अंदर रस्टिंग नहीं होती ना, तो भाई वो आयरन का बना हुआ होगा। ठीक है। जिसकी वजह से अंदर से काला होता है। तो अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ना सिंपल हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कि मेरे पास सपोज करो मुझे एक चेन थी, वो गोल्ड, वो कोट करनी है। ठीक है, वो उसमें गोल्ड में कोट करनी है। मैं दो काम करूंगा,
जो ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेट करना उसे मैं कैथोड बना दूंगा सब। मैं यहाँ पे ना अपनी चेन लगा दूंगा। मैंने यहाँ अपनी चेन लगा दी, ठीक है, अपनी चेन लगा दी, ये चेन लगा दी मैंने। अब ये चेन क्या करेगी, ये चेन मेरी कैथोड बन गई, ठीक है, यानी इस पे जो गोल्ड के आयंस हैं वो आएंगे इस पे, ठीक है, गोल्ड के आयंस आएंगे। जो मेरी पॉजिटिव साइड ना, पॉजिटिव साइड है, उस पे मैं एक गोल्ड का बार लगाऊंगा, एक ओरिजिनल गोल्ड का बार लगाऊंगा, ठीक है। जैसे हमने कॉपर में देखा ना कि कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज, कॉपर का जो वो एनोड था वो कैसे अपने आयंस लूज कर रहा था, है ना भाई। तो यहाँ पे यही होगा कि जो ये पॉजिटिव एनोड है ना वो अपने आयंस लूज करेगा। तो मेटल जो भी, अब मैंने सपोज कर लिया गोल्ड की एक, गोल्ड का एक रॉड लगा दी। अब क्या होगा, जो गोल्ड की रॉड है ना वो ए यू प्लस के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी, ए यू प्लस यहाँ डिस्चार्ज होगा और वो यहाँ ए यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब देखो, सपोज करो आई वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट एन आयरन स्पून विद सिल्वर। अब इसके अंदर भी सेम बात वही आ रही है कि देखो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी आए क्यों मिली, एच, एक सेकंड, एच, सिल्वर, ऑडी। अब देखो यहाँ भी सेम वही बात है कि अगर मुझे, मैं प्लेटिंग कॉपर से कर आयरन से कर रहा हूँ ना, आयरन से कर रहा हूँ, तो मैं अपना अगर मुझे प्लेटिंग उसकी करनी है, सिल्वर की करनी है, एजी की करनी है, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा जो जो ऑब्जेक्ट मुझे प्लेट करना है, अगर सपोज कर मुझे स्पून को प्लेट करना है, तो मैं ना यहाँ स्पून लगाऊंगा इस जगह पे, एनोड कैथोड पे स्पून लगा दूंगा मैं, ये स्पून लगा दिया मैंने, ठीक है, ये स्पून लगा दिया मैंने, ये मैंने स्पून लगा दिया अपना, ठीक है। और जो मेरी ये है, ये जो मेरी एनोड है, एनोड मेरा सिल्वर का, सिल्वर की एक रॉड होगी, सिल्वर की क्या होगी, रॉड होगी, ठीक है। अब होगा क्या कि मेरे पास, अब देखो जो सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, वो भी जरूरी है कि उसके अंदर सिल्वर के आयंस मौजूद हों, सिल्वर के आयंस मौजूद हों। अब मैं उसके लिए क्या ले सकता हूँ भाई, AgNO3 ले सकता हूँ, AgNO3 ले सकता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट ले सकता हूँ। सिल्वर क्लोराइड नहीं ले सकता क्योंकि सिल्वर क्लोराइड वो है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में मिल नहीं सकता, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन मैंने इसका ले लिया, नाइट्रेट का ले लिया। अब देखो क्या होगा इसके अंदर ना, अब इसके अंदर Ag+ भी है, Ag+ भी है, NO3- भी है, ठीक है, NO3- भी है, और यहां से भी Ag+ निकल रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो Ag है, ये सारा का सारा Ag सिल्वर के ऊपर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़े टाइम में जो मेरा सिल्वर होगा वो इलेक्ट्रोप्लेटेड हो जाएगा, यानी इसके ऊपर एक सिल्वर की कोटिंग आ जाएगी। क्लियर है भाई, इसको इतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉपर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो कॉपर वाला ही कॉन्सेप्ट है भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। बस आपने समझना है कि एनोड और कैथोड क्या रखना है। क्लियर है, समझ आ गया, आई होप समझ आ गया हो। आखिरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एंड देन वी आर डन, सब कुछ खत्म हो गया हमारा, ठीक है। वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, देखो भाई, हमारे पास ना अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पेट्रोल, हम यूज करते हैं डीजल, ठीक है, हम यूज करते हैं ऑयल्स। ये सारे के सारे, सबसे बड़ा मसला क्या है, ये सारी की सारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी, ठीक है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। बड़ा मसला है, इन्वायरमेंटल इशू है। उसके अलावा क्या मसला है भाई, इनकी जो डिस्चार्ज है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादातर क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रोडक्ट क्या है, CO2। तो मैंने क्या किया, मैंने ना कुछ चाहा कि कोई ऐसी चीज कर लूं कि मेरे पास एक तो वो एफिशिएंट भी हो, ठीक है, वो उससे पॉल्यूशन भी ना हो रही हो, और सबसे बड़ी बात वो रिन्यूएबल हो, ठीक है, वो कभी खत्म ना हो, ठीक है। तो मैंने बनाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब मैंने क्या किया उसके लिए, मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किया, तो मेरे पास ना, अरे यार बहुत ज्यादा जगह ले ली, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जब किया तो मेरे पास पता है क्या बना, मेरे पास एक बाय प्रोडक्ट बना जो कि बना वाटर, ठीक है, वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज हुई। ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना, ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी से मैंने अपनी गाड़ियां चला ली, मैंने इस एनर्जी से अपनी गाड़ियां चला ली, ठीक है, इस एनर्जी से मैंने अपनी गाड़ियां चला ली। इज दिस क्लियर, मैंने अपनी गाड़ियां चला ली इस एनर्जी से। तो अब क्या हुआ, इन प्रोडक्ट क्या निकला, प्रोडक्ट में H2O निकल रहा है। क्या ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बिल्कुल फ्रेंडली है, कोई मसला ही नहीं है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बताओ व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल।
तो आपने बताना है कि वाटर ओनली। अब वो आपको बहुत सारी चीजें देगा, हमेशा याद करना कि सिर्फ और सिर्फ वाटर इसका बाय प्रोडक्ट है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि साथ में हीट निकल रही है, वो हीट हम लोग यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लो। एडवांटेज क्या है कि भाई H2O तो निकल ही नहीं रहा, ओ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो आ ही नहीं रहा, तो पॉल्यूशन नहीं है, लेस पॉल्यूशन या नो पॉल्यूशन लिख सकते हो। उसके अलावा इट इज मोर एफिशिएंट, ठीक है, पेट्रोल से ज्यादा एफिशिएंट है ये, मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, ठीक है। उसके अलावा लास्टली कि भाई जो जो हमारे पास डीजल डीजल हो गया या पेट्रोल इंजन हो गए, ये इंजन बहुत नॉइजी होते हैं, ठीक है। तो ये वाला बहुत स्मूथ इंजन है, ठीक है, तो लेस नॉइस पॉल्यूशन। डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई अब देखो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन इज वेरी एक्सप्लोसिव गैस एंड वेरी रिएक्टिव गैस। रिएक्टिव नहीं है लेकिन अगर हाइड्रोजन पे आग लगा दो फट जाएगा वो, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। और साथ में एक गैस है, हमारे पास पेट्रोल डीजल ऑयल सारे लिक्विड्स हैं तो इनको रखना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन को अगर हम रखेंगे तो हमें सिलेंडर में रखना पड़ेगा, सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी, ठीक है, जो कि वैसी खतरनाक है। तो एक तो मसला क्या है कि इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, दूसरा बहुत डेंजरस है, ठीक है। उसके अलावा ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है, इनिशियल कॉस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसे इसका इंजन बनाना, इसके कन्वर्टर्स बनाना, इट इज मोर एक्सपेंसिव। लास्ट मसला क्या है कि भाई हमारे पास जगह जगह पे पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, डीजल पंप्स खुले हुए हैं, हमें हर जगह से ऑयल मिल जाता है। लेकिन मुझे बताओ क्या पाकिस्तान में आपने कहीं भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कहीं वो देखा है, पंप देखा है? नहीं देखा भाई। बहुत कम पंप्स है, इसके लिमिटेड फिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये बहुत इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये इतना सही टॉपिक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में सिर्फ एक मेन क्वेश्चन आता है, वो आता है इससे रिलेटेड कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, वो आपने बताना है वाटर है, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आते हैं एंड दैट्स इट। क्या ये पूरा चैप्टर समझ आ गया सबको? माहीन, सुमैया, शहीर, समझ आ गया तुम लोगों को? चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मजे करो, एंजॉय करो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।